अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि जो फायर फाइटिंग का स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और वो स्प्रिंकलर सिस्टम हम लाइट हैज़र्ड सिस्टम में डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो वो फायर फाइटिंग का जो सिस्टम है वो किस तरह से डिज़ाइन होगा। तो इस वीडियो की मदद से हम समझेंगे कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की किस तरह से कैलकुलेशन होती है। ये बेसिक कैलकुलेशन में आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा तो स्प्रिंकलर लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी में कितने लगते हैं और स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ब्रांच टू ब्रांच डिस्टेंस कितना होना चाहिए और कितना रिमोट एरिया होना चाहिए लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी के लिए। तो ये सारी जो बेसिक मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें पाइप की साइज़ें भी निकालेंगे, फ़्लो भी निकालेंगे, प्रेशर के बारे में भी मालूमात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा और फाइनल हम पंप का प्रेशर हेड या पंप की कैपेसिटी को फाइनल करेंगे, जिससे आप कंप्लीट फायर फाइटिंग का सिस्टम डिज़ाइन कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, ये फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के डिज़ाइन की लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी की वीडियो है। जो पिछली दफ़ा मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी वो ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 की थी और ये लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी की है। लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी क्या होती है उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ मुख्तलिफ हैज़र्ड्स की, उसमें लाइट हैज़र्ड भी शामिल है, तो आप उसकी मदद से इसको समझ सकते हैं। तो लाइट हैज़र्ड कौन सी एरिया होती है और उसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड है। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा नंबर 1 का पॉइंट है, तो उसमें यह है कि जो मैक्सिमम एरिया कवरेज स्प्रिंकलर जो लाइट हैज़र्ड की जो भी बात कर रहे हैं हम, स्प्रिंकलर जो लाइट हैज़र्ड एरिया के, उसमें जो मैक्सिमम एरिया जो स्प्रिंकलर कवर करता है या मैक्सिमम एरिया ऑफ स्प्रिंकलर ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे ये एक स्प्रिंकलर है, ये अगर पानी शावर करेगा फायर फाइटिंग के लिए तो कितनी एरिया को कवर करेगा। तो यहाँ पर देखें ये 120 से लेकर 225 स्क्वायर फुट तक है। तो ये मुख्तलिफ मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो जो आप लाइट हैज़र्ड को देखेंगे तो उसके बारे में जो वीडियो बनाई है, तो मुख्तलिफ़ कंडीशनों में मुख्तलिफ़ एरिया ऑफ स्प्रिंकलर जो है तो वो पानी की शावर करता है। तो ये मिनिमम एरिया जो लाइट हैज़र्ड में 120 है और उसके बाद जो फाइनल एरिया मैक्सिमम वो 225 स्क्वायर फुट है। तो आप उसमें कंडीशन देख लें, जो वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और एक्सप्लेन भी किया, उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये सारा NFPA में बताया कि लाइट हैज़र्ड के लिए आप जो सिंगल स्प्रिंकलर है उसकी ये 120 से 225 स्क्वायर फुट एरिया ले सकते हैं। और ये जो यहाँ पर हम जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जो लाइट हैज़र्ड की, उसमें मैं ये मैक्सिमम एरिया 225 स्क्वायर फुट ले सकता हूँ। अगर आप और भी दूसरी कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कम वाली एरिया भी ले सकते हैं। नंबर 1 का पॉइंट ये है। और नंबर 2 में जो पॉइंट है, अगर आप इसका जो शेड्यूल है फायर स्प्रिंकलर का उसमें देखेंगे तो डेंसिटी जो है इस एरिया में पानी कितना शावर होना चाहिए, तो देखिए GPM लिखा हुआ है और पर स्क्वायर फुट लिखा हुआ है। तो ये जो स्प्रिंकलर इस एरिया में जो पानी शावर करेगा उसकी डेंसिटी वो NFPA 13 के हिसाब से, तो ये डेंसिटी जो है लाइट हैज़र्ड के लिए, और वो उसके सामने वो एरिया भी लिखी होती है, मैक्सिमम एरिया कितनी कवर करेगा वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आता है के फैक्टर। जो ये स्प्रिंकलर के लिए जो लाइट हैज़र्ड या ऑर्डिनरी हैज़र्ड के लिए जो स्प्रिंकलर का के फैक्टर होता है वो 5.6 यूज़ होता है, जो NFPA में 30 में बताया गया है। और ये के फैक्टर का ये फार्मूला भी है, फ्लो डिवाइडेड बाय √P जो प्रेशर स्प्रिंकलर का है। तो इससे रिलेटेड के फैक्टर से भी रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर इसको मज़ीद आपको समझना है तो वो सारी जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, क्लिक करके और वहाँ पर वीडियो के लिंक दिए गए, आप उनको भी देख सकते हैं मज़ीद समझने के लिए। उसके बाद नंबर 4 पे है टोटल एरिया प्रोटेक्शन। जैसे आपको मैंने पहले बताया तो वो एक स्प्रिंकलर की ये एक एरिया थी। अब ये हमारी टोटल एरिया जो प्रोटेक्शन है, तो पहले तो लाइट हैज़र्ड जो ऑक्यूपेंसी उसके हिसाब से टोटल एरिया प्रोटेक्शन स्प्रिंकलर की होती है 1500 स्क्वायर फुट एज़ पर NFPA 13 में ये बताया गया अगर लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी आप स्प्रिंकलर डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसमें 1500 स्क्वायर फुट ये मिनिमम ये प्रोटेक्शन एरिया आपको लेनी है। तो ये जो मैंने एरिया मेंशन की हुई है ये 1500 स्क्वायर फुट की एरिया है जिसमें हमारे ये स्प्रिंकलर लगेंगे। फिर उसके बाद नंबर 5 पर है टोटल नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर, जो ये रिमोट एरिया है, क्योंकि जब भी डिज़ाइन हम करते हैं तो रिमोट एरिया लेते हैं। रिमोट एरिया में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसे बोलते हैं जब
पंप हमारे लगे हुए हैं और सबसे दूर जो स्पीकर लगे हुए हैं, तो उस सबसे दूर वाले एरिया को हम रिमोट एरिया बोलते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ स्पीकर रिमोट एरिया, इस रिमोट एरिया में जो 1500 हमारी स्क्वायर फुट की एरिया है, तो उसमें कितने स्पीकर लगेंगे। तो उसका तरीका ये, जो टोटल एरिया 1500 स्क्वायर फुट है उसको डिवाइड करेंगे सिंगल एरिया ऑफ स्पीकर जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है, जो 225 स्क्वायर फुट है। तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 6.6, जो 6.6 इक्विवेलेंट है 7। तो इसका मतलब है इस टोटल एरिया में जो हमारे स्पीकर लगेंगे फायर फाइटिंग के लिए वो 7 स्पीकर लगेंगे। तो इस एरिया को मैंने 7 में डिवाइड किया क्योंकि हमारे स्पीकर 7 लगेंगे। तो ये जैसे हमारा एक एरिया है तो वो रेस्टोरेंट सीटिंग एरिया है। ये रेस्टोरेंट सीटिंग एरिया जो हैज़र्ड, लाइट हैज़र्ड आप देखेंगे तो उसमें रेस्टोरेंट सीटिंग एरिया लाइट हैज़र्ड में आ जाती है और मुख्तलिफ दूसरी भी आती है, मगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये रेस्टोरेंट की सीटिंग एरिया है। तो उसकी जो लेंथ और विड्थ है, जैसे ये लेंथ ले लेते तो वो 42 फुट है और विड्थ जो है 56 फुट है। तो ये टोटल एरिया इस यहाँ पर हमें स्पीकर लगाने, मगर हम जो एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो ये रिमोट एरिया ये वाली कंसीडर कर रहे हैं। डिज़ाइनिंग में जो शेड मैंने दिए हुए वो कंसीडर करनी है, जहाँ शेड नहीं दिए वो आपको कंसीडर नहीं करने। उसके बाद अभी देखें जो इस एरिया में जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे स्पीकर कितने 7 डिज़ाइन में लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 7 निकाले। तो ये 3 और 3 6 और ये 7। तो इस एरिया की हमें डिज़ाइनिंग करनी है। बाकी ये दूसरी एरिया में जो ये स्पीकर रख रहे हैं तो वो कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, मगर आपको लगाने हैं, मगर कैलकुलेशन में नहीं, क्योंकि आग लगती है तो वो आग लगने के दौरान वो एक स्पीकर बस्ट हो सकता है या फट सकता है, 2 बस्ट, 3 4 या 5 हो सकते हैं। वो कोई भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो कोई भी 7 स्पीकर हमारे मैक्सिमम डिज़ाइन पॉइंट से लिए गए और ये NFPA 13 के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम ये डिज़ाइनिंग करते हैं या उसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे ये है कि रिमोट एरिया जो हम डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं उसकी लेंथ क्या होगी। जैसे ये एरिया हमने रिमोट एरिया ले ली तो उसकी डिज़ाइन एरिया तो हमें पता चल गया, तो 1500 स्क्वायर फुट है, जैसे नंबर 4 पे मैंने एक्सप्लेन किया। अभी इस एरिया की लेंथ और विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो वो उसका फार्मूला जो NFPA में ये बताया गया है, तो 1.2 अंडर रूट जो हमारी रिमोट एरिया उसका अंडर रूट निकालेंगे। तो अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 46.47। तो रिमोट एरिया की जो लेंथ होगी 46.47 होगी। नंबर 7 पे आते हैं तो रिमोट एरिया की विड्थ अगर निकालनी तो उसका भी ये फार्मूला है, जो टोटल एरिया है उसको डिवाइड करेंगे, जो ये हमने लेंथ निकाली तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी विड्थ निकल आएगी। तो 46.47 और उसकी लेंथ हो गई और ये विड्थ जो होगी 32.27। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1500 स्क्वायर फुट निकल आएगा, जो ये वाला 1500 स्क्वायर फुट मैंने निकाला हुआ है जिसमें 7 स्पीकर हमारे लग रहे हैं। उसके बाद आते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये स्पेसिंग बिटवीन स्पीकर, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले अभी आपको थोड़ा यहाँ पे 6 और 7 नंबर पे शायद कन्फ्यूजन हो, 46.47 और 42.27। तो ये एरिया कैसे निकलती, जो आपने एक स्पीकर की एरिया निकाली हुई है 225, इसको 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 1500 आ जाएगी। एक ब्रांच में हमारे कितने स्पीकर लग रहे हैं उसकी भी सेटिंग करनी है, तभी मैं नंबर 8 पे आ रहा हूँ। तो वो स्पेसिंग निकालनी है, एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर का डिस्टेंस कितना होगा, एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच का डिस्टेंस कितना होगा और उसकी सीक्वेंस कैसे निकाली जाती है। तो ये आगे आप वीडियो देखते जाएंगे तो बहुत से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो नंबर 8 पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें देखना है या स्पेसिंग देखनी है बिटवीन स्पीकर्स, तो ये जो स्पीकर सारे लगे हुए हैं एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है। तो डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 15 फुट हमें रखना होता है एज़ पर NFPA 13। तो हम मैक्सिमम जो डिस्टेंस है एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर एज़ पर लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 15 फुट है, तो वो मैक्सिमम में हमें मैक्सिमम पे नहीं जाना, कुछ कम कर लेते। तो मैं यहाँ पर सपोज़ वो 14 फीट रख लेता हूँ एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर। और उसके बाद आपने देख लिया तो जो मैंने ये डिस्टेंस रखा, तो पर यहाँ पर जो भी स्पीकर एक से दूसरे होगा तो 14 फीट का इसका डिस्टेंस होगा, ये दूसरे से तीसरे का भी 14 फुट। सारे जो स्पीकर होंगे उनके डिस्टेंस एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 14 फुट होगा। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस ऑफ स्पीकर फ्राम वॉल
जो डिस्टेंस एक स्पीकर का वॉल से जो ये स्पीकर है और ये दीवार है, जहाँ ये दीवार है तो उसका निकालना है, क्योंकि हम लेंथ ले रहे हैं तो वो स्पीकर की लेंथ लेंगे। तो इसकी जो स्पीकर की जो राइट साइड पे वॉल है या इस स्पीकर की लेफ़्ट साइड पे वॉल है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा। उसमें NFPA 13 में ये बताया गया वॉल से डिस्टेंस लेना है तो उसको S/2 करना है। तो S/2, S का मतलब है स्पीकर टू स्पीकर डिस्टेंस हमारा कितना है 14 फुट। तो 14 फुट को हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 फुट आ जाएगा। वो NFPA 13 में ये बताया गया। और NFPA में ये भी बताया गया कि कम से कम जो दीवार के साथ आप डिस्टेंस 4 इंच का रख सकते हैं। जो ये स्पीकर से वॉल है इसके बीच में जो गैप है वो 4 इंच रख सकते हैं, मगर जनरली जो रखा जाता है वो S/2 करके जो वैल्यू आएगा, जैसे 7 फुट आएगा तो वो 60 फुट लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर जो दीवार से वॉल का जो डिस्टेंस आया है वो हमने 7 फुट लिया हुआ है। उसके बाद आते हैं जो ये ब्रांचेस हमें देनी है। तो जो डिस्टेंस हमने निकाल दिया, अभी डिस्टेंस जो स्पेसिंग है बिटवीन ब्रांच, जैसे ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, अगर और भी होंगी तो आप दे सकते हैं। तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच में डिस्टेंस कैसे हम मालूम करेंगे, उसका तरीका ये जो हमारे स्पीकर की एक की प्रोटेक्शन एरिया है, जो मैक्सिमम कवरेज एरिया 225 स्क्वायर फुट है, उसको डिवाइड करना है S से। S क्या है हमारा स्पीकर टू स्पीकर जो डिस्टेंस है वो है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा तो वो 16 फुट आएगा। 225 प्रोटेक्शन एरिया स्पीकर की आ गई और स्पीकर टू स्पीकर डिस्टेंस 14 फुट है, जो ये नज़र आ रहा है 14 फुट। इनको डिवाइड किया तो 16 फुट हमारी आगे डिस्टेंस जो है बिटवीन ब्रांच। तो जैसे ये वाली ब्रांच है, इस ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जो डिस्टेंस है वो 16 फुट है। इसी तरह दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच के बीच में जो डिस्टेंस होगा 16 फुट, और तीसरी से चौथी ब्रांच या नेक्स्ट ब्रांच का जो डिस्टेंस होगा 16 फुट। तो हमारी एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर का डिस्टेंस 14 फुट है और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का डिस्टेंस 16 फुट है। 14 फुट को और 16 फुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो एरिया है 225 स्क्वायर फुट आएगी। तो ये हमने इसकी जो ब्रांच का भी डिस्टेंस निकाल दिया, स्पीकर टू स्पीकर भी निकाल दिया। अभी जो ब्रांच का डिस्टेंस निकाला है तो 11 नंबर पे देखते हैं जो ब्रांच से जो वाल का डिस्टेंस है। जैसे ये आपने ब्रांच निकाली और ये वाल है तो इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा, यहाँ पर जैसे 8 फुट है तो 8 फुट कैसे आया, जो हमारा ब्रांच टू ब्रांच डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय 2 से करना है NFPA के मुताबिक। जो ब्रांच टू ब्रांच डिस्टेंस 16 फुट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हमने डिवाइड किया तो 8 फुट आ गया। तो हम जो दीवार से ब्रांच का डिस्टेंस 8 फुट हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आते हैं नंबर 12 पे। नंबर 12 पे जो नंबर ऑफ़ स्पीकर हमारे जो एक ब्रांच पे जो यहाँ पर देखिए आपको 3 नज़र आ रहे हैं, मगर मैं यहाँ पे बोलूँ 4 भी लगा सकता हूँ, 5 भी लगा सकता हूँ, 6 भी लगा सकता हूँ, कितने लगने चाहिए। तो वो भी उसका तरीका ये है कि नंबर ऑफ़ स्पीकर ऑन ब्रांच, किसी भी एक ब्रांच पे कितने लगने चाहिए, उसका ये फार्मूला है 1.2 अंडर रूट जो प्रोटेक्शन एरिया है, जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन एरिया 1500 स्क्वायर फुट है वो डालेंगे और डिवाइडेड बाय S करेंगे जो स्पीकर टू स्पीकर डिस्टेंस है। ये NFPA 13 में बताया गया है, तो इसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ स्पीकर की ब्रांचें कितनी ब्रांचें लगेंगी। तो हमने इसमें वैल्यू पुट की है और हमारा जो रिज़ल्ट आया 3.319। तो इसका मतलब है एक ब्रांच में हमारे इक्विवेलेंट 3 ले लेते हैं तो एक ब्रांच में हमारे 3 स्पीकर लगेंगे। जो ये मैंने स्पीकर अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाए, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फाइंड आउट किए, तो ये हमारे स्पीकर 3 लग रहे हैं। नंबर 13 पे ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ऑफ स्पीकर। तो स्पीकर की जो नंबर ब्रांचेस है वो कितनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर उसका नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जैसे ये मुख्तलिफ ब्रांचेस बनी हुई है 1 2 3 4, तो यहाँ पर मालूम करना है कि तो स्पीकर की ब्रांचें कितनी बनेगी। उसका तरीका ये है कि जो टोटल स्पीकर होंगे उसको डिवाइड करना है 1 ब्रांच स्पीकर के साथ। तो हमें टोटल हमें पता है तो हमारे जो स्पीकर रिमोट एरिया में लग रहे हैं वो 7 नंबर लग रहे हैं और उसको 1 ब्रांच स्पीकर से डिवाइड करना है। तो एक ब्रांच में हमारे 3 स्पीकर लग रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ऑफ स्पीकर हमारी निकलेंगी 2.33। तो जो रिमोट एरिया में जो ब्रांचेस है ये 1 2 और ये वाली 0.3 ब्रांच निकलेगी। तो इस तरह से हम टोटल जो रिमोट एरिया में कितनी ब्रांचेस लगती हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 14 पे। वहाँ पर हमें मालूम करना है कि एक्चुअल रिमोट एरिया है उसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी, क्योंकि हमने इसकी पहले लेंथ और विड्थ जो रेक्टेंगुलर में निकाली है, मगर ये जो रिमोट एरिया है वो रेक्टेंगुलर में नहीं हो रही।
तो ये 6 बॉक्स जो है रेक्टेंगुलर हो जाते हैं और एक ये जुदा हो जाता है। उसका हम एरिया अगर एक्चुअल निकालेंगे उसका तरीका ये है, तो जैसे हम 42 इंटू 37.33 इसकी एक्चुअल रिमोट एरिया आएगी, मगर वो किस तरह आती है देखिए, ये 42 यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी लेंथ 42 है और विड्थ जो है 37.33, तो ये 37.33 ये किस तरह आएगा। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल 16 को 3 से डिवाइड करते हैं। जैसे हमारी ये एक इंस्पिकुलर से दूसरे इंस्पिकुलर का जो डिस्टेंस है 16 है, जहाँ एक बास का ऊपर से नीचे तक 16 हाइट है, उसकी लेंथ जो ब्रांच से ब्रांच का जो डिस्टेंस है, तो ये वाला जो आखिरी वाला है तो वो 16 है। तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। ये आखिरी वाले बॉक्स को एक इसके साथ आ जाएगा, दूसरा इसके साथ आ जाएगा, तीसरा इसके साथ आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये 16 को 3 से डिवाइड किया है, तो हमारा 5.33 फीट आ गया है। जो एक हिस्सा इसका यहाँ पर जो 5.33 आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा 5.33 और तीसरा यहाँ पर आएगा। तो ये टोटल हमारा रेक्टेंगुलर बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो एक हिस्सा हमारा 5.33 फीट है। तो अभी इसकी जो विड्थ है तो वो कितनी होती है, ये एक बॉक्स की जो हाइट है 16 फुट है, दूसरे की भी 16 फुट है, और तीसरा जो है हमने जो फाइंड आउट किया 5.33 है, तो ये 5.3 आएगा ये भी। तो एक ये हमारी जो टोटल विड्थ आ गई वो आ गई 16 फीट प्लस 16 फीट प्लस 5.33 फीट। तो इन तीनों को ऐड करेंगे 37.33, तो ये 37.33 हमारी इसकी जो विड्थ आ गई, और ये जो लेंथ है वो 42 फीट है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो रिमोट एरिया है 1568, जो 1500 स्क्वायर फुट वो मिनिमम होनी चाहिए, तो हमारी ये 1568 ये स्क्वायर फुट आ गई। तो इसकी जो एक्चुअल रिमोट एरिया है हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 15 पे। नंबर 15 में जो पाइप साइज़ है एज़ पर पाइप शेड्यूल मेथड वो हमें देखने। जो पाइप शेड्यूल मेथड जो NFPA 13 में दिया है, तो आप NFPA 13 में लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी का पाइप शेड्यूल मेथड देखेंगे और उससे आपके पाइप साइज़ निकल आएंगे। जैसे आपको मैंने ऑलरेडी भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लाइट, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा हैज़र्ड में जो भी पाइप शेड्यूल मेथड है वो मेरी वीडियो अवेलेबल है, आप उससे भी देख लीजिएगा पाइप शेड्यूल मेथड की। तो लाइट हैज़र्ड की अगर शेड्यूल को देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर 1 स्पिकुलर है तो उसके लिए 1 इंच पाइप आ जाएगा, 2 स्पिकुलर है तो उसके लिए भी 1 इंच पाइप आएगा, और 3 स्पिकुलर है तो उसके लिए 1.25 इंच का पाइप आ जाता है। और इसी तरह ये सब ब्रांचों में इसी तरह हो जाएगा। फिर ये जो कॉमन ब्रांच है, अगर 3 स्पिकुलर है तो उसके लिए 1.25 आ जाता है, 6 स्पिकुलर है तो उसके लिए 2 इंच का पाइप आ जाएगा, 9 स्पिकुलर हो जाएंगे, 3 3 कम 3 6 3 3 9 स्पिकुलर होंगे उसके लिए भी 2 इंच का पाइप आ जाएगा। और 9 के बाद ये 3 ऐड करेंगे तो हमारे 12 स्पिकुलर हो जाएंगे। 12 स्पिकुलर के लिए जो पाइप की साइज़ है वो 2.5 इंच है। तो ये पाइप शेड्यूल मेथड जो NFPA 13 में दिया गया है उसको आप देखकर ये पाइपों की साइज़ें निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर 16 पे। तो हमें जो फ़्लो रेट है स्पिकुलर का वो मालूम करना है। तो फ़्लो रेट पर स्पिकुलर, एक स्पिकुलर में जो पानी का फ़्लो होगा, जो शावरिंग होगी, वो उससे पानी कितना निकलेगा। उसका ये तरीका है कि डेंसिटी और एरिया ऑफ स्पिकुलर जो है सिंगल स्पिकुलर की वो आपको मल्टीप्लाई करनी है। जो आपने डेंसिटी आपको शुरू में मैं बता चुका था कि जो स्पिकुलर है उसकी डेंसिटी 0.1 होगी लाइट हैज़र्ड के हिसाब से, और जो एक सिंगल स्पिकुलर है उसकी प्रोटेक्शन एरिया या कवरेज एरिया 225 स्क्वायर फुट है जो हमने ली हुई है NFPA के हिसाब से। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फ़्लो आ जाएगा 22.5 GPM। इसका मतलब है 22.5 GPM गैलन पर मिनट हमारा वाटर का फ़्लो आ जाएगा। तो एक स्पिकुलर से जो पानी शावर होगा वो 22.5 GPM होगा। और उसके बाद आ जाते हैं, अगर एक स्पिकुलर का फ़्लो जो है 22.5 GPM है, जो हमारे रिमोट एरिया में टोटल स्पिकुलर कितने लग रहे थे, 7 लग रहे हैं। तो एक स्पिकुलर का फ़्लो को 7 नंबर स्पिकुलर के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमोट एरिया में जो हमारी पानी की कंजप्शन होगी 157.5 GPM हो जाएगी। तो रिमोट एरिया के लिए हमें जो डिज़ाइन है उसके लिए पानी 157.5 GPM चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं 18 नंबर पे। यहाँ पर फायर स्पिकुलर का जो फ़्लो की ड्यूरेशन जो NFPA 13 में बताई गई है स्पिकुलर के लिए, तो वो 30 से 60 मिनट होनी चाहिए जो NFPA 13 में। तो NFPA 13 का जो शेड्यूल है उसमें देखेंगे तो फायर स्पिकुलर का
जो ड्यूरेशन है, अगर आग लग गई तो ये पानी स्प्रिंकलरों के से पानी जो शावर होगा वो उसको 30 मिनट कम से कम चलना चाहिए, या 40, 50, 60 या मैक्सिमम 60 जो मिनट तक ये रिकमेंड किया गया है। आधा घंटा या 1 घंटे तक पानी इसको चला सकते हैं। तो ये NFPA 13 की रिकमेंडेशन है। तो उसके बाद अगर ये जैसे पानी की हमने कंजप्शन मालूम कर ली, तो सपोज़ कर रहे हैं हमारी जो पानी की कंजप्शन हम 30 मिनट के लिए लेते हैं, अगर आग लग गई तो ये स्प्रिंकलर का पानी 30 मिनट तक शावर हो, तो ये 7 स्प्रिंकलरों का, तो उसके हिसाब से हमें टैंक की कैपेसिटी या टैंक स्टोरेज कैपेसिटी हमें डिज़ाइन करनी है। अगर हम फ़्लो लेते हैं और उसमें 30 मिनट हम लेते हैं, तो वो फ़्लो हमारा जो पानी का होगा 7 स्प्रिंकलर का, वो 30 मिनट चलेगा। तो 7 स्प्रिंकलर का फ़्लो हमने 157.5 जो पहले मालूम किया था, तो उसमें जो फ़्लो 30 को 157.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो GPM आ जाएगा और क्यूबिक मीटर में ये वैल्यू आ जाएगा। एक दफ़ा आप भी कैलकुलेशन करके देखिएगा, 30 को मल्टीप्लाई करें 157 से, अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई 157 से करेंगे तो हमारा ये क्यूबिक मीटर में ये आ जाएगा और GPM में। और उसके बाद आते हैं रेजिडुअल प्रेशर ऑफ स्प्रिंकलर, जो एक स्प्रिंकलर का है वो प्रेशर कितना होगा, रेजिडुअल प्रेशर। तो ऑलरेडी रेजिडुअल प्रेशर मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब पानी फ़्लो होगा तो उस टाइम स्प्रिंकलर का प्रेशर कितना होगा। तो एक स्प्रिंकलर का उसका फार्मूला जो NFPA 13 में बताया था, Q डिवाइडेड बाय K। तो Q है तो फ़्लो है, एक स्प्रिंकलर में फ़्लो जो आपको पता है तो वो कितना है, और K का फैक्टर आपको मालूम है। Q हमारा जो एक स्प्रिंकलर का 22.5 GPM है और K 5.6 है। तो इसमें वैल्यू डालेंगे और इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा 16.14 PSI आ जाएगा। तो जहाँ एक स्प्रिंकलर से जो हमारा पानी जो शावर होगा उसका प्रेशर 16.14 PSI हो जाएगा। और जो मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर NFPA ने जो बताया है वो कम से कम 15 PSI होना चाहिए। तो हम जो वैल्यू हमारा मिला 16.14 PSI, तो हमें ये लेना है क्योंकि कम से कम ये बताया गया है। तो इससे ज़्यादा प्रेशर ये 16.14 है, तो हम उसको जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करेंगे उसमें 16.14 PSI को कंसीडर करके कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद आते हैं नंबर जो है 21 पे। तो 21 में मटेरियल जो हम पाइप का यूज़ करेंगे फायर फाइटिंग के लिए, हमारा वो पाइप होगा ब्लैक स्टील का पाइप होगा शेड्यूल 40 का, और उसका C वैल्यू ब्लैक स्टील पाइप का जो होता है वो 120 NFPA जो 13 के स्टैंडर्ड में बताया गया है। तो C वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है MS पाइप का वो 120 है। तो मुख्तलिफ पाइप के मुख्तलिफ होते हैं, बहरहाल ये MS का पाइप है या ब्लैक स्टील पाइप है उसका C वैल्यू 120 होता है। और उसके बाद जो मैक्सिमम एरिया जो एक राइज़र है, जैसे मैक्सिमम एरिया पर राइज़र ऑफ स्प्रिंकलर या कंबाइन स्प्रिंकलर, अगर आप फायर फाइटिंग का ये सिस्टम जो स्प्रिंकलर का लगा रहे हैं तो उसमें एक स्प्रिंकलर का राइज़र लगेगा अगर आपकी एरिया 52,000 स्क्वायर फुट की है। अगर 52,000 से ज़्यादा है तो आप फिर उसको 2 भी लगा सकते हैं, फिर वो एरिया के हिसाब से आप राइज़र डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम एरिया के लिए एक राइज़र NFPA रिकमेंड करता है। तो अगर आपकी जगह का मसला है तो फिर आप 2 भी लगा सकते हैं। वैसे NFPA ने जो ये रिकमेंडेशन दी है आपको इसको फॉलो करते हुए करना है। दोस्तों उम्मीद है कि ये लाइट हैज़र्ड की जो बेसिक कैलकुलेशन थी इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशन जो लाइट हैज़र्ड की है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की वो मैं करके दिखाऊंगा, और हम उसकी मदद से फिर पंप का हेड प्रेशर और पंप का फ़्लो ये मालूम करेंगे और उसमें हाइड्रोलिक कैलकुलेशन किस तरह होती है इंशाल्लाह पार्ट 2 में मज़ीद डिस्कस करते हैं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।